तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। खेती में ड्रोन का प्रयोग करना है लाभकारी। बीमारियों से बचाव के लिए करें मुर्गियों में टीकाकरण। आजकल किसान खेती में आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग कर रहे हैं और इन तकनीकियों का प्रयोग करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। इन्हीं तकनीकियों में ड्रोन का उपयोग भी बढ़ रहा है। खेती में ड्रोन का उपयोग करने से खेती में समय और श्रम की काफी बचत होगी। तो ड्रोन का किसान किस प्रकार से उपयोग करें और ये ड्रोन किसानों के लिए कैसे लाभकारी है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांगराना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर VL यादव। किसान भाइयों, खेती बाड़ी के क्षेत्र में बदलाव साफ दिखने लगा है। जी हाँ, पहले जहाँ हाथों से कार्य किया जाता था, लेकिन अब मशीनीकरण का युग आ गया है, जिससे आसानी से खेती बाड़ी के लिए कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन मशीनीकरण में आधुनिकता बढ़ती जा रही है, जिससे अब ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है और किसानों के लिए ड्रोन का उपयोग भी बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। किसान भाइयों, आज हमें यहाँ किसानों के खेतों पे यहाँ पे जो ड्रोन टेक्निक है उसके बारे में चर्चा करें और किसान के खेत पे ये ड्रोन तकनीक द्वारा नैनो यूरिया का जो स्प्रे किया गया है, ये तकनीक हमारे किसानों के बीच तक जा रही है और सभी किसान इसके प्रति बहुत ही जागरूक है और इसकी जो है अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अधिक एरिया में फसलों पर उर्वरकों और अन्य कीटनाशकों के स्प्रे करने में काफी समय लग जाता है, जिससे खेती में इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। खड़ी फसलों की देखरेख और दवाओं के छिड़काव के लिए किसानों को खेत के अंदर जाना पड़ता है, जिससे किसान स्वास्थ्य संबंधित कई घातक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक फसलों पर समय पर उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न होने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं। लेकिन अब कृषि में ड्रोन के प्रयोग से किसान बड़े बड़े खेतों में इन सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं। इसके साथ ही ड्रोन को एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ाकर खेत में खड़ी फसलों की निगरानी कर फसल की स्थिति जान सकते हैं और किसान देखें इसको, इसके प्रति जागरूकता है। आने वाले समय में जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, जिसमें हमारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे नैनो यूरिया का स्प्रे मुख्य रूप से ड्रोन के द्वारा करें तो और जो तरीके हैं उससे भी ये ज़्यादा अच्छा है। सभी किसानों ने इसका अच्छा फीडबैक दिया है और साथ ही जो
कीड़े और बीमारियां आती है उसकी दवाई के लिए भी यदि हम इस ड्रोन तकनीक का उपयोग करेंगे तो कम मात्रा में दक्ष तरीके से कीटों का और बीमारियों का प्रबंधन होगा और कम पानी की आवश्यकता होती है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म एक समान दवाई की मात्रा उस फसल में उस कीट को या बीमारी को प्रबंधन करने के लिए किया जाएगा तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही जैसे नैनो यूरिया की बात है, बाजरे की फसल है, गंवार की फसल है, जिन फसलों में या सब्जियों में इसका उपयोग किया जाए तो ये जो एक समान रूप से पूरी फसल में जाएगा तो फसल की जो बढ़वार है वो समान रूप से होगी और उसका उत्पादन जो है बढ़ेगा। कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसान ड्रोन का प्रयोग उर्वरकों का छिड़काव, फसलों की देखरेख और दवाओं के छिड़काव के लिए आसानी से कर सकते हैं। किसान ड्रोन का उपयोग ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ड्रोन के प्रयोग से बड़े खेत में इन सभी कामों को कम मेहनत और कम समय में सरलता से कर सकते हैं और अपनी फसलों से अधिक पैदावार ले सकते हैं। हमारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे नैनो यूरिया का स्प्रे मुख्य रूप से ड्रोन के द्वारा करें तो और जो तरीके हैं उससे भी ये ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही जो कीड़े और बीमारियां आती है उसकी दवाई के लिए भी यदि हम इस ड्रोन तकनीक का उपयोग करेंगे तो कम मात्रा में दक्ष तरीके से कीटों का और बीमारियों का प्रबंधन होगा और कम पानी की आवश्यकता होती है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक समान दवाई की मात्रा उस फसल में उस कीट को या बीमारी को प्रबंधन करने के लिए किया जाएगा तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो एक समान रूप से पूरी फसल में जाएगा तो फसल की जो बढ़वार है वो समान रूप से होगी और उसका उत्पादन जो है बढ़ेगा। और इस प्रकार से ये तकनीक हमारे किसानों के बीच तक जा रही है और सभी किसान इसके प्रति बहुत ही जागरूक है और इसके जो है अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जयपुर ग्रामीण के रेनवाल इलाके में अज्ञात चोर डीपी से कीमती सामान चुरा ले गए। चोरी के बाद इलाके की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। सहायक आचार्य भर्ती 2023 में अधिक विषयों के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयोग ने इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। नागौर के मेड़ता इलाके में बोलेरो कैंपर की भिड़ंत हुई। इस टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है, 9 अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का मेड़ता के चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल के एक निजी स्कूल में 6ठी में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्र की शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की। करीब 24 घंटे बाद छात्र बदहवास हालत में मिला। उदयपुर के पटेल समाज का जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। मृतक गजेंद्र पटेल के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। गजेंद्र पटेल की 2 दिन पहले 11 केवी की लाइन से करंट लगने से मौत हुई थी। अजमेर में सीआरपीएफ कैंपस के बाहर पोल से टकराई अनियंत्रित कार। बाल बचा कार चालक। खराब सड़कों की वजह से हादसा हुआ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा का पर्वतसर पहुंचने पर स्वागत किया गया। यात्रा के सामने दीप प्रज्वलित कर विधिवत तौर पर पूजा भी की गई। राजसमंद के पिपली आचार्यान गांव में एक भक्त ने प्रभु सांवरिया सेठ के 3 किलो चांदी की पोशाक बनाकर के चढ़ाई है। टोंक जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन सभागार में जलझूलनी एकादशी और गणेश विसर्जन को लेकर के पुलिस ने आयोजकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। दीदवाना और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। मुर्गी पालन एक बेहद सफल व्यवसाय है जिसको कम पूंजी में शुरू करके अच्छी आय कमा सकते हैं। मगर आप इस व्यवसाय को तभी सफल बना सकते हैं जब आप मुर्गियों का रखरखाव अच्छी तरह से करेंगे। अगर पोल्ट्री फार्मों में रोगों का फैलाव हो जाता है तो इससे आपको भारी आर्थिक हानि हो सकती है। इसीलिए आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे कराएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल। वर्तमान में अभी बढ़िया सीजन प्रारंभ होने वाला है। अंडों की बहुत मांग अभी होगी।
तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। क्योंकि एक मूलभूत सिद्धांत है कि बचाव बीमारी के इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी भी बीमारी को आने से रोक लेंगे तो आपकी बीमारी, मुर्गियों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो इनके इलाज में जो अनावश्यक रूप से खर्च होने वाला है उससे भी आप बच सकते हैं। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुर्गियों में जो 1 दिन की उम्र में जो हैचरी से जब बच्चा निकलता है तो मैरेक्स डिसीज नामक एक वैक्सीन लगाई जाती है। अगर आप बाजार से चूजा खरीद रहे हैं तो आपको वो हैचरी से प्रजनक जो संस्थाएं हैं वो आपको लगा कर देंगी। जो अगला वैक्सीन लगेगा वो लगेगा रानीखेत का। रानीखेत के B1 स्ट्रेन का इस्तेमाल करना है और इसके देने की उम्र 5 से 7 दिन की उम्र है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वो आँख या नाक, उनमें 1-1 बूंद आप दोनों में डाल दीजिए। उसके बाद में फिर आपको 14 दिन की उम्र में गम्बोरो नामक बीमारी, जिसको IBD भी कहते हैं, उसका टीकाकरण करना है, जो कि पानी में मुर्गियों को देना है। उसके बाद में 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत का बूस्टर डोज लगेगा। जो हमने 5 से 7 दिन में लगाया था वो बूस्टर डोज लासोटा नामक स्ट्रेन इसका बाजार में उपलब्ध है, वो पानी के द्वारा ही दिया जाएगा। उसके बाद में फिर जब 28 दिन की उम्र हो जाएगी चूजों की, तो फिर जो 14 दिन में हमने गम्बोरो का वैक्सीन दिया था उसका बूस्टर डोज 28 दिन में लगेगा, वो भी पानी के द्वारा ही आपको देना होगा। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो 49 दिन की उम्र में अगर आपके क्षेत्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी रहती है, जिसमें कि चेहरे पे, चोंच पे छोटे छोटे दाने दाने से आ जाते हैं और वो फिर बाद में झड़ जाते हैं, तो फाउल पॉक्स अगर बीमारी आती है तो आपको 49 दिन की उम्र में पंख में थोड़ा सा, पंख के अंदर जहाँ नसें रहती हैं खून की, वहाँ पर थोड़ा सा बिना धार के चाकू से रगड़ के, ताकि खून ना निकले, बस केवल छिलसा जाए, वहाँ पर उसकी 2 बूंद डालनी होती हैं। उसके बाद में फिर आप 56 दिन की उम्र में इसी रानीखेत का R2B नामक वैक्सीन आता है। इसमें थोड़ी तकनीकी आवश्यकता होती है क्योंकि ये वैक्सीन आपको इंट्रामस्कुलर मांस में लगाना होता है। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है क्योंकि ये आने वाले पूरे 1 साल के लिए आपको अच्छी इम्यूनिटी देता है। उसके बाद में फिर आपको हर 2 महीने में रानीखेत का लासोटा वैक्सीन ही रिपीट करते रहना पानी में, क्योंकि जो रानीखेत बीमारी है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, यही आपके मुर्गियों को प्रभावित करेगी। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि मुर्गियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं टीकाकरण में जो विशेष कुछ मुख्य बातें हैं, पहले उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कभी हमको मुर्गियों का टीकाकरण करना होता है तो उसके करीब 1 सप्ताह पहले हमें उनका डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसके लिए बाजार में जो डिवर्मर, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन के सॉल्यूशन के लिक्विड दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आप उनको पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे दीजिए। उसके उपरांत आप 1 सप्ताह बाद टीके का इस्तेमाल करिए। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई, वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं डलेगी, केवल वैक्सीन ही पानी में डलेगा। और वैक्सीन डाल के आप जितना पानी आप दिन भर में देते हैं अपनी मुर्गियों को रोज, उसका केवल 25% पानी आप लें, अच्छा साफ पानी, और उसमें वो वैक्सीन को डाल दें और मुर्गियों के सामने रखेंगे। चूँकि उन्होंने दाना खाया हुआ है, उनको प्यास लगी हुई है, वो पूरे पानी को तुरंत पी जाएंगी। पानी में कोई भी टीका देंगे तो पानी में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर रहता है, वो 6% की दर से, इसका मतलब है 1 लीटर पानी में 60 ग्राम दूध का पाउडर पहले घोल देंगे और इसके बाद करीब 5 से 10 मिनट बाद उसमें वैक्सीन को मिलाएंगे। नियमित अंतराल पर निश्चित मात्रा में और उचित रूप से भंडारण किए हुए वैक्सीन का आप उपयोग करें, क्योंकि कई बार किसान भाई वैक्सीन को बर्फ़ में नहीं रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वैक्सीन कोई काम नहीं करती। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है और वैक्सीन को सही समय पर उसको पानी में मिलाने के बाद तुरंत इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। आधा से 1 घंटे के उपरांत वैक्सीन की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, इसलिए आप
वैक्सीन को उसके जो डाइल्यूएंट घोल है उसमें मिलाने के आधा से 1 घंटे के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, ये लिवर टॉनिक का भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, तो उस पर लिवर पे बहुत मेटाबॉलिज्म के लिए, उनको खाने को पचाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए बड़ा दबाव आता है। तो इसमें लिवर को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हम हर्बल लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं, और साथ साथ में विटामिन डी और कैल्शियम भी आप मुर्गियों को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जो बाइमिनरल, ऑस्ट्रोबैट करके लिक्विड आते हैं, और भी कई सारी कंपनियों के लिक्विड उपलब्ध हैं, वो आप पानी में मिला के दे सकते हैं, जिससे कि इनकी वृद्धि भी अच्छी होगी, लिवर अच्छा काम करेगा, अच्छे से पाचन होगा, तो जो आप दाना दे रहे हैं वो अच्छे से पचेगा और उसका भरपूर लाभ मुर्गियों को प्राप्त होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के अंदर बना राजकीय खेल स्टेडियम खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। खिलाड़ियों को यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर के रामसागड़ा में हिम्मतपुर बॉर्डर पर कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आक्रोश वाहन रैली का आयोजन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रकट किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से सभी कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया और जमकर नारे लगाए। चूरू के गांव रामदेवरा में 46 साल की महिला से उसके 2 देवरों ने मारपीट की है और घायल महिला को शनिवार को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां पर इसका इलाज जारी है। झुंझुनू में राजस्थान अल्प बचत अभिकर्ता संघ ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर महिला अभिकर्ताओं का जोरदार सम्मान किया गया। बूंदी के नैनवा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षिका संघ अधिवेशन का आयोजन किया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वीआईपी कल्चर से आम आदमी परेशान है। जब भी कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल से जुड़ा राजनेता या फिर सेलेब्स पहुंचते हैं, तमाम लोगों के वाहन या फिर टैक्सी चालकों को दूर ही रोक दिया जाता है। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कोटा में आगामी त्योहारों में शांति और कानून ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम उत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आज और कल अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 24 से 48% तक हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाई बाजरा, मूंग, ग्वार की कटाई और कपास में सिंचाई और छिड़काव कार्य 25 सितंबर के बाद मौसम साफ होने की स्थिति पर करें। कपास की फसल में किसान भाई गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई दे तब इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम मात्रा या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 10 मिलीलीटर मात्रा या प्रोफेनोफास 50 EC की 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। इस समय धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण भी हो सकता है। धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर यानी BPH की रोकथाम के लिए
ब्यूप्रोफेजिन 25 SC की 2 मिलीलीटर मात्रा या फ्लोनिकामाइड 50 WG की 0.3 ग्राम मात्रा या पाइमेट्रोजिन 50 WG की 0.6 ग्राम मात्रा या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में पत्ता मोड़क, इल्ली या सुंडी के नियंत्रण के लिए क्लोरंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC की 144 मिलीलीटर मात्रा या कार्ट्राप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 18 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। उपयोग के पश्चात सिंचाई करें और खेत में 2 से 3 दिन बाद पानी खड़ा रखें। अगेती बुआई की गई मूंगफली की फसल पकाव की अवस्था पर है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोद कर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हो तो मूंगफली की खुदाई की जानी चाहिए। मूंग की फलियों से दाने पकने के तुरंत बाद झड़ना शुरू कर देते हैं, अतः मौसम साफ होने पर कटाई कार्य करें। फसल को धूप में सुखाकर गहाई करें। तारामीरा फसल की बुआई के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर उपयुक्त समय है। भूमि में उपलब्ध नमी के अनुसार बुआई करें। तारामीरा की उन्नत किस्मों में RTM 314 और बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बुआई से पहले मैंकोजेब 75 WP की 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। सरसों की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बुआई का उपयुक्त समय 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीज और खाद की खरीद कर सकते हैं और मिट्टी की जांच करवाएं और उसके अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करें। सफेद रोली से बचाव के लिए मेटालेक्सिल 35 SD 6 ग्राम प्रति किलोग्राम और पेंटेड बग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इस मौसम में किसान गाजर की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। बुआई के लिए सिफारिश किस्मों में पूसा रुधिरा PC 161 पंजाब ब्लैक ब्यूटी का चयन करें। बीज की मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करें। बुआई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। टमाटर, बैंगन, गोभी में फल छेदक और गोभी में डायमंड बैक मॉथ की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। फूल गोभी की मध्यम अवधि की किस्मों की पौध तैयार करें और पूर्व में तैयार पौध की 45 × 45 के अंतराल पर रोपाई करें। लहसुन के लिए खेत तैयार करें। बीज की मात्रा 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखें और नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जनकपुर, जिला कोटा के लोकेश सिंह ने। आपने गेंदा की खेती के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गेंदा अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी फायदेमंद फसल मानी जाती है, क्योंकि ये विभिन्न तरह की जलवायु एवं मिट्टी में आसानी से पनप जाता है। साथ ही इसमें कीट एवं बीमारियों का आक्रमण भी कम होता है। पुष्प काल की अवधि भी अधिक होती है। साथ ही ये कम समय में भी फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे किसान भाई को कम समय में ही जो मुनाफा मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण इसको गरीब का पुष्प भी कहा जाता है। किसान भाइयों, जो गेंदा है, गेंदा को हम माला बनाने के अलावा पोल्ट्री इंडस्ट्री एवं जो नेमेटोड्स के मैनेजमेंट के लिए भी हम इसका कई बार प्रयोग करते हैं। आजकल जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगा रखे हैं, वो भी गेंदा की लाइनें अपने पॉली हाउस में लगा देते हैं। तो गेंदा काफ़ी लाभकारी फसल है। गेंदा एक ऐसी फूल वाली फसल है जिसको आप आसानी से किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। गेंदा के फूलों का उपयोग माला और सजावट के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों के अनुसार फूलों का अपना अलग ही महत्व है। कोई भी पूजा हो या फिर शुभ कार्य, हर जगह फूलों का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान भी हर मौसम में गेंदे की खेती करने लगे हैं। किसान भाइयों, गेंदा के बारे में कहा भी गया है कि गेंदा उगाओ खूब कमाओ।
गेंदा में सबसे मुख्य बात है कि हमें कौन सी किस्म की ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पर किस तरह के हमें फूल पसंद है। तो इसमें 2 तरह की वैरायटियाँ उपलब्ध होती है, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन जिसको हम बड़ी साइज वाला गेंदा, और जो फ्रेंच टाइप का जो गेंदा होता है वो छोटी साइज का होता है। पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा अर्पिता, पूसा बहार, अर्का अग्नि, ये कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनका चयन करके हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। गेंदा को हम साल के 12 महीने इसको लगा सकते हैं। खासकर सर्दी, गर्मी, बारिश वाले मौसम में हम जब हमें गर्मी की फसल लेनी होती है तो उसकी बुआई हमें फरवरी मार्च में कर देनी चाहिए। बारिश वाली जो फसल है उसकी हमें जुलाई अगस्त में कर देनी चाहिए, और सर्दी वाली फसल की हमें अक्टूबर नवंबर के आसपास हमें कर देनी चाहिए। गेंदा की खेती के लिए पहले अच्छी तरह जुताई करके खेत को तैयार कर ले। खेत तैयार होने के बाद तैयार गेंदे के पौध को खेत में लगाना चाहिए, ताकि गेंदा की फसल की अच्छी वृद्धि और विकास हो सके और अधिक गेंदा के फूल का उत्पादन मिल सके। साथ ही हमें पोषण का भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इससे हमें 400 से लेकर 600-700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम उपज मिल जाती है। तो हमें अच्छी सड़ी गोबरी खाद के अलावा हमें लगभग 80 किलोग्राम नत्रजन, लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमें डालना आवश्यक होता है। रोपण की जो दूरी है वो किस्म के ऊपर निर्भर करती है, किस तरह की हम प्रजाति लगा रहे हैं। अफ्रीकन गेंदा यदि हम लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी लगभग 40 सेंटीमीटर रखते हैं। यदि हम फ्रेंच टाइप का गेंदा हम लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी हम 20 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार आप ने देखा होगा कि जो पौधे बड़े सीधे हो जाते हैं उसमें पुष्पन की संख्या कम होती है। तो जो अफ्रीकन गेंदा होता है, यानी जो बड़ी साइज वाला गेंदा होता है जिसके पौधे बड़े आकार के होते हैं, उसमें हमें पिंचिंग, जिसको हम सीड्स नोचन भी बोलते हैं, सीड्स नोचन करना बड़ा आवश्यक होता है। जब लगभग खेत में रोपण के 25 से 30 दिन बाद में हमें उसके जो सीड्स भाग को हमें तोड़ देना चाहिए। सीड्स भाग यानी ऊपर का जो कोंपल वाला जो भाग होता है उसमें 1-2 पत्तियों के साथ में हमें ऊपर वाले भाग को नोच देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसमें जो साइड वाली जो ब्रांचेज होती है, जो साइड शूट्स होती है, वो ज़्यादा निकलती है, जिसमें हमें पुष्पन भी, बर्ड्स ज़्यादा होगी तो पुष्पन भी ज़्यादा होगा। ये जो प्रक्रिया है वो हमें फ्रेंच गेंदा में अपनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो कम बढ़वार वाला ही होता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। साथ ही हमें इसमें, क्योंकि कीट एवं बीमारियों का आक्रमण, वैसे तो ये बड़ी हार्डी फसल मानी जाती है, लेकिन कई बार इसमें कीट एवं बीमारियों का आक्रमण भी हो जाता है, जैसे लीफ स्पॉट है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है, या कई बार जो फ्लावर रोट की जो समस्या हो जाती है, तो उसके लिए हमें जो कार्बेंडाजिम या जो मैनकोजेब जो दवा आती है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें छिड़काव यदि हम कर देंगे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जब बात हम करते हैं कीटों की, तो इसमें रेड स्पाइडर जो माइट होती है, वो माइट की समस्या देखी जाती है, तो उसके लिए हमें जो सल्फर युक्त जो कवकनाशी है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेंदा की फसल में इसके अलावा लट कीट का प्रकोप भी होता है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गेंदे की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इस कीट का समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्यूनाल फॉस 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, तो इस कीट से गेंदा की फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो गेंदा की जो फसल है, इस गेंदा की फसल को अन्य फसलों की तुलना में हमें देखा जाए तो ये अधिक लाभकारी है, लेकिन लाभकारी ये तभी होगी जब हमें इसका सही मैनेजमेंट, हम इसका सही प्रबंधन करेंगे। और सही प्रबंधन हम तभी कर पाएंगे जब हमें, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 4 से 5 महीने की फसल होती है, और उसमें हमें ये भी देखना होता है कि कौन सी किस्में लगाने के कितने समय बाद में पुष्पन उसमें प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें कोई भी जो तीज त्योहार, अच्छा शादी का जो फेस्टिवल जो स्टार्ट हो जाता है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए ही इसकी बुआई करनी होती है, क्योंकि कई बार जैसे हमने कोरोना काल में देखा है कि पुष्प की डिमांड नहीं होने के कारण जो फूलों की जो मांग होती है वो काफ़ी गिर जाती है, और उसे किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जब भी हम गेंदा के अलावा यदि कोई भी जो दूसरी पुष्पीय जो फसलें हैं, यदि हम उनकी भी बुआई कर रहे हैं, तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि हमें उसका सही समय पे ही हम उसकी बुआई करें, अन्यथा हमें जो आशातीत लाभ नहीं मिल पाता है। तो जैसे कहा गया है, गेंदा उगाओ खूब कमाओ, तो गेंदा हमें उगा के हम इसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।